हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम चिल्ली और कैप्सिकम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ब्रिंजल के बारे में कंप्लीट कर चुके थे हम, और मैंने तुम लोगों को चिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें बता दी थी कि चिल्ली का क्या नाम होता है। ये जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बच्चे हम कर रहे हैं ये हम दोनों की कर रहे हैं। ये हम चिल्ली और कैप्सिकम, चिल्ली यानी कि मिर्च और शिमला मिर्च, दोनों की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो सेम है। दोनों की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है सेम है, ठीक है। तो हमने नाम पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बोला था चिल्ली का नाम होता है कैप्सिकम एनम वेराइटी हॉर्टेंस। कैप्सिकम एनम वेराइटी हॉर्टेंस आपका चिल्ली का नाम होता है, और बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च का नाम होता है कैप्सिकम एनम वेराइटी ग्रोसम। कैप्सिकम एनम वेराइटी ग्रोसम। और फैमिली में हमने बोला था सोलेनेसी फैमिली होती है, और अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसका क्रोमोसोम नंबर 24 होता है, और ऑरिजिन होता था इसका मैक्सिको, और ओरिजिन होता था बच्चे इसका मैक्सिको। यहां पे मैं तुम लोगों को कल पढ़ा रही थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो चिल्ली है उसमें लाल कलर किस वजह से पाया जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि चिल्ली में लाल कलर कैप्सेंथिन की वजह से पाया जाता है। चिल्ली में लाल कलर कैप्सेंथिन की वजह से पाया जाता है। और हमने बात करी थी कि चिल्ली में ऑलिव रेजिन्स होते हैं। हमने बात करी थी कि चिल्ली में ऑलिव रेजिन होते हैं। ऑलिव रेजिन का मतलब मैंने आपको नहीं बताया था। ऑलिव रेजिन का मतलब होता है बेटा, ऑलिव रेजिन का मतलब होता है ऐसे लिक्विड्स। ऑलिव रेजिन का मतलब होता है ऐसा लिक्विड सा सब्सटेंस चिल्ली के अंदर जो उसका फ्लेवर गवर्न कर रहा है, जो उसका फ्लेवर बना रहा है, जो उसका फ्लेवर बना रहा है। तो ऑलिव रेजिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चिल्ली। ऑलिव रेजिन का मतलब होता है एक लिक्विड सा सब्सटेंस चिल्ली से आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है, जिसको हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि उस सब्सटेंस का इस्तेमाल हम फ्लेवरिंग के लिए भी करते हैं, और उस सब्सटेंस का इस्तेमाल हम नेचुरल कलर के लिए भी करते हैं। कलरिंग के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, कलरिंग के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, और फ्लेवर के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑलिव रेजिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चिल्ली, जिसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंस पढ़ दी किसके, ये हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिए मिर्च के। अब मिर्च में भी अलग अलग तरीके की मिर्च होती है, जैसे हम नॉर्मल मिर्च बोलते हैं, जैसे हम शिमला मिर्च बोलते हैं। तो नॉर्मल मिर्च को हम हॉट पेपर कह देते हैं, नॉर्मल मिर्च को हम हॉट पेपर कहते हैं, क्योंकि जो मिर्च हम खाते हैं वो तीखी होती है, वो बहुत ही तीखी होती है, वो बहुत ही पंजेंट होती है। पंजेंट का मतलब होता है तीखापन। जो हम खाते हैं ना, सीसी लगती है हमें मिर्च खाने के बाद, तो उसको कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पंजेंसी। अगर तुमको कोई पूछे कि यार तीखा को क्या बोलते हैं, यार मिर्ची तीखी होती है, इसको इंग्लिश में बोलना हो तो किस तरीके से बोलना, पंजेंसी। जो चिली होती है दैट इज पंजेंट, वो तीखी होती है। तीखी किस वजह से होती है, क्योंकि उसमें एक एल्केलॉइड, उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है कैप्सेसिन। कैप्सेंथिन की वजह से क्या हो रहा था बच्चे, कैप्सेंथिन की वजह से लाल कलर आ रहा था, कैप्सेंथिन की वजह से लाल कलर चिल्ली में आ रहा था। और अब हम बात कर रहे हैं कैप्सेसिन की, जिसकी वजह से हमारी मिर्च में पंजेंसी आ रही है, तीखापन आ रहा है, जिसकी वजह से चिल्ली में पंजेंसी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से चिल्ली में तीखापन देखने को मिल रहा है। तो हॉट पेपर यानी कि चिल्ली का क्या मतलब मैंने बताया, मैंने बोला हॉट पेपर का मतलब होता है चिली, ऐसी चिली जो तीखी है, जिसमें तीखापन है। और वो तीखापन किस वजह से है, वो तीखापन एक एल्केलॉइड की वजह से है, जिस एल्केलॉइड का नाम है कैप्सेसिन। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि लाल कलर कैप्सेसिन की वजह से होता था कि पंजेंसी कैप्सेसिन की वजह से होती थी, क्योंकि ये दोनों नाम बिल्कुल रिलेटेड है, ये दोनों नाम बिल्कुल सेम है। कैप्सेंथिन भी ऐसे लगता है सेम सा है, कैप्सेसिन भी ऐसे लगता है सेम है। कैप्सेंथिन की वजह से रेड कलर आता है, और कैप्सेसिन की वजह से पंजेंसी चिल्ली के केस में देखी जाती है, ठीक है। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन नामक वाष्पशील क्रिस्टलीय एल्केलॉइड के कारण होता है, जो फल के प्लेसेंटा भाग में पाया जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है, तुमने मिर्च देखी होगी बेटे, तुमने मिर्च देखी होगी इस तरीके से, मिर्च आपने देखी होगी, तो मिर्च के अंदर देखना, तो मिर्च खोखली होती है और यहाँ पे सीड पाए जाते हैं, ठीक है। उसको प्लेसेंटा कहा जाता है, जिस एरिया में वो सीड इकट्ठा हुए होते हैं उस एरिया को प्लेसेंटा कहा जाता है। तो जो कैप्सेसिन होता है
वो उसी रीजन में पाया जाता है। अब तुम तीखापन खाते हो ना, मिर्ची के सीड वाला एरिया तुमको ज्यादा तीखा लगता है, ना कि उसकी बाहर वाली परत, ना कि उसकी बाहर वाली खाल, ना कि उसकी बाहर वाली स्किन। तो वो क्यों होता है? वो कैप्सिसिन की वजह से होता है, क्योंकि कैप्सिसिन इस प्लेसेंटा में पाया जाता है। कैप्सिसिन जो है वो ज्यादा मात्रा में इस प्लेसेंटा में पाया जाता है, प्लेसेंटा ऑफ फ्रूट में पाया जाता है। ओके, चलो अब अगर हम आगे स्वीट पेपर की बात करें बच्चे, स्वीट पेपर यानी कि शिमला मिर्च, हमने हॉट पेपर की बात करी, हॉट पेपर मतलब चिल्ली। अब हम स्वीट पेपर की बात कर रहे हैं, स्वीट पेपर यानी कि शिमला मिर्च, स्वीट पेपर यानी कि शिमला मिर्च। अब तुमने जो शिमला मिर्च तुम खाते हो, क्या उसमें मिर्ची होती है? क्या उसमें तीखापन होता है? नहीं। तो जो हमारी स्वीट पेपर होती है बच्चे, वो नॉन पंजेंट होती है, यानी कि उसमें तीखापन नहीं होता है, यानी कि उसमें तीखापन हमें नहीं देखने को मिलता है। और बेल पेपर क्यों बोला गया? बेल की आकृति का है, ये घंटी की शेप का है, घंटी होती है ना, उल्टा कर दो उसको, यहां से पकड़ो, घंटी की शेप का है, इसीलिए इसको बेल पेपर कहा जाता है। इसीलिए बच्चे इसको बेल पेपर कहा जाता है। बेल पेपर बेल की शेप का होता है, विद थिक पेरिकार्प यूज एज वेजिटेबल। पेरिकार्प का मतलब आपको देखो, तुम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ा होगा, वहां पे आपको पता होगा कि फ्रूट की अलग अलग लेयर होती है। एपिकार्प होता है, मीजोकार्प होता है और एंडोकार्प होता है। इन तीनों लेयर को मिलके पेरिकार्प कहा जाता है। इन तीनों लेयर को मिलके पेरिकार्प कहा जाता है, या हम ये भी बोल सकते हैं फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहा जाता है। फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहा जाता है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो फ्रूट की कवरिंग है वो बहुत मोटी होती है, और जिसको सब्जी के तौर पे खाया जाता है, यह बिना तीखापन वाली होती है। शिमला मिर्च तीखेपन होती है, पंजेंसी होती है क्या शिमला मिर्च में? नहीं, शिमला मिर्च में पंजेंसी नहीं पाई जाती है, और घंटी के आकार की होती है ये। और इसके साथ हमने बोला कि मोटे छिलके वाली सब्जी होती है, और मोटे छिलका इसमें होता है, और उसको ही एज अ सब्जी खाया जाता है, और उसी को ही सब्जी के तरीके में कंज्यूम किया जाता है। चलो अब आगे आ जाता है बच्चे पेपरिका। तुमने सुना होगा पेपरिका के बारे में। पेपरिका जो होता है वो कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी चिली जिसको कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको पेपरिका बोला जाता है, उसको पेपरिका कहा जाता है। देखो, लाल कलर तुमको चाहिए, तुम्हारी सब्जी बड़ी लाल दिखे, एकदम कलर दिखे, तो तुम पेपरिका कल्टीवार्स का इस्तेमाल करोगे। तो पेपरिका कल्टीवार ऐसे कल्टीवार होते हैं जो कलरिंग के लिए, मैं चाहती हूं कि यार आगे चल के मुझे एक मिर्च से कलर एक्सट्रैक्ट करना है, कलर निकलवाना है, कलरिंग के लिए उसको इस्तेमाल करना है, तो मैं पेपरिका कल्टीवार का इस्तेमाल करूंगी। पेपरिका कल्टीवार का मतलब होता है ऐसी मिर्च जो कलर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इनमें पंजेंसी कम होती है, बहुत ही कम पंजेंसी इसमें होती है। बट शिमला मिर्च की तुलना में इनमें थोड़ी बहुत पंजेंसी हो जाती है। शिमला मिर्च में तो पंजेंसी होती ही नहीं है, बट अगर हम शिमला मिर्च के कंपैरिजन में देखें, पेपरिका थोड़ी बहुत पंजेंट, थोड़ा बहुत उसमें तीखापन हो जाता है, और उस वजह से उसको फ्लेवर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ज्यादातर उसको कलरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि कलर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंस एंड यूजेस, अगर महत्व की बात करें कि चिल्ली के क्या क्या इंपॉर्टेंसेस है, तुम यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग तरीके की मिर्च है। देखो, शिमला मिर्च है, मिर्च दिखाई दे रही है, यहाँ पे पूरी लाल मिर्च दिखाई दे रही है, ये कलरिंग के लिए इस्तेमाल होगी, ये कलर के लिए इस्तेमाल होगी। तो अलग अलग यूजेस में क्या आ जाएंगे? सबसे पहले अगर हमें तीखापन, तड़का लगाना है, हमने एकदम, हम कभी कभी ऐसे मन करता है ना एकदम तीखा तड़का खाएं, मतलब एकदम चटपटा खाएं। चटपटा में सबसे बड़ा रोल चिल्ली का ही तो होता है। तो अगर हमें पंजेंसी और स्पाइसी टेस्ट चाहिए, अगर हमें तीखापन चाहिए खाने में, अगर हमें स्पाइसीनेस चाहिए खाने में, तो वो हमें चिल्ली प्रोवाइड करती है। और अब तुम देखते हो कि तुम मार्केट से कश्मीरी मिर्च लाते हो, देगी मिर्च लाते हो, वो कलर देती है तुम्हारे खाने को, एकदम मस्त कलर तुम्हारे खाने को वो देती है, अपीलिंग कलर तुम्हारे खाने को देती है, और दैट इज रिच इन विटामिन ए और सी। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए और सी काफी भर के चिल्ली में पाई जाती है, मिर्च में पाई जाती है। ठीक है, तो हमने बोला यार अगर मुझे मेरे खाने को एकदम तड़क भड़क बनाना है, एकदम तीखा बनाना है, एकदम स्पाइसी बनाना है, तो मुझे उसमें चिल्ली डालनी पड़ेगी। और चिल्ली का फायदा ये है कि चिल्ली में विटामिन ए और विटामिन सी काफी मात्रा में पाई जाती है। अगर हम वहीं शिमला मिर्च की बात करें बच्चे, शिमला मिर्च को रॉ फॉर्म में भी
खाया जा सकता है और कुक करके भी खाया जा सकता है। रॉ का मतलब होता है कच्चा, जैसे मैंने अभी पौधे से शिमला मिर्च निकाली और उसको मैं कच्ची खा रही हूँ। अब तुम बोलोगे कच्ची शिमला मिर्च कौन खाता है? पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा खाते हो, उसमें चाहिए हमें मिक्स वेज पिज्जा, फार्म हाउस पिज्जा, ठीक है, तो उसमें होती है ना शिमला मिर्च, कच्ची शिमला मिर्च होती है ना उसमें। तो शिमला मिर्च को रॉ भी खाया जा सकता है और कुक करके हम बोलते हैं ना आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना दो मम्मी, कुक करके खा रहे हैं ना, उसको पका के खा रहे हैं ना। तो शिमला मिर्च को कुक करके और रॉ भी खाया जा सकता है और सैलेड में भी खाया जाता है। सैलेड में भी अगर आपको शिमला मिर्च खानी है तो आप खा सकते हो, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंसेस हो गए कि यार अगर मुझे तड़क भड़क अपने खाने को बनाना है तो मैं उसमें मिर्च डालूंगी, और अगर मैं सब्जी बनाना चाहती हूँ रॉ फॉर्म में, अगर शिमला मिर्च को खाना चाहती हूँ, पिज्जा में शिमला मिर्च का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो वो भी उसके इंपॉर्टेंसेस में आ जाते हैं। अब हमने बात कर ली कि नाम, अब हमने नामकरण जान लिया कि चिल्ली का नाम क्या होता है, और मैंने तुम लोगों को ये भी बोल दिया कि यार इसके क्या क्या इंपॉर्टेंसेस होते हैं। अब हम जानेंगे, अब बच्चे हम जानेंगे क्लाइमेट के बारे में। अब हम जानेंगे जलवायु किस तरीके की चिल्ली को चाहिए। चिल्ली को ग्रो करने के लिए अगर मुझे मिर्च लगानी है तो मुझे किस तरीके की जलवायु होनी चाहिए। चिल्ली एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप का क्या मतलब होता है, ये तुम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में था। ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब होता है ऐसे क्रॉप, ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जो हॉट और ह्यूमिड एरिया में लगती है। ऐसी क्रॉप जो हॉट, जो बहुत गर्म इलाके में लगती है, जो बहुत ह्यूमिड नमी वाले एरिया में लगती है, ठीक है, ओके। और जो आपकी ठंड को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती है, जो ठंड को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाती है। और सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब मैंने क्या बोला था कि ऐसे एरिया जहां पे ज्यादा गर्मी भी नहीं होती और ना ज्यादा ठंड होती है। ऐसा एरिया जहां पे समर हॉट होते हैं और जहां पे माइल्ड विंटर होता है। ऐसा ज्यादा समर, ट्रॉपिकल जितने समर हॉट नहीं होते हैं, और टेम्परेट एरिया ऐसे एरिया होते हैं जो ठंडे इलाके होते हैं। सब ट्रॉपिकल एरिया इन दोनों के बीच के होते हैं। ट्रॉपिकल जितने गर्म भी नहीं होते और टेम्परेट जितने ठंडे भी नहीं होते। तो चिल्ली को ऐसे एरिया में लगाया जा सकता है जो उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगाया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा चिल्ली का प्रोडक्शन एपी में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तो नीचे मतलब साउथ में होता है, ठीक है। तो चिल्ली के लिए ट्रॉपिकल एरिया चाहिए या सब ट्रॉपिकल एरिया चाहिए। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब होता है जहां पे हॉट समर है, जहां पे बहुत गर्मी वाला इलाका है और जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जहां पे नमी, जहां पे आर्द्रता एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है, या हम बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको काफी मात्रा में उगाया जाता है। और अगर हम इसमें टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है या ऑप्टिमम माना जाता है। ऑप्टिमम का मतलब होता है जिस टेम्परेचर में चिल्ली सबसे अच्छा ग्रो करेगा, जिस टेम्परेचर पे चिल्ली सबसे अच्छा ग्रो करेगा उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें मिर्च के केस में, तो मिर्च के केस में 20 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। उपयुक्त टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। चलो मिट्टी की बात कर लेते हैं। अब देखो हम ऐसे फ्लो में चलेंगे आगे। अब तुम लोगों को अगर बोरिंग लगे तो ये कोर्स ही वैसे हैं कि आपको हर क्रॉप के बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे वही होगा क्लाइमेट क्या है, सॉइल क्या है, इरिगेशन क्या है, नर्सरी क्या है, सीड रेट क्या है, ये चीजें तुमको याद करनी पड़ेगी। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है, बाकी आपको हर क्रॉप में हर क्रॉप का डाटा याद करना पड़ेगा कि टमाटर में कितना सीड रेट होता है, ब्रिंजल में कितना सीड रेट होता है। अब हम चिल्ली का पढ़ेंगे तो चिल्ली में कितना सीड रेट होता है, ये आपको बच्चे याद करना पड़ेगा। और याद करने का तरीका मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया कि किस तरीके से आपको इजीली इफेक्टिवली याद हो सकता है। चलो अब सॉइल कैसी चाहिए, वेल ड्रेनेज सॉइल में मैंने बोला था कि कोई भी क्रॉप उगानी हो, मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप, अब राइस को छोड़ के पैडी के केस में ड्रेनेज नहीं भी होगी तो क्या ही है, हमें पानी ठहरा हुआ चाहिए उसमें, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स या हॉर्टिकल्चर क्रॉप के केस में हमें क्या चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, अच्छी ड्रेनेज, अच्छा जल निकास उसमें होना चाहिए। लाइट फर्टाइल लोमी सॉइल होनी चाहिए भाई। लोमी सॉइल का मतलब मैंने क्या बोला था, सैंड सिल्ट और क्ले का कॉम्बिनेशन।
ऐसी सॉइल जो इन तीनों के मिक्सचर से बनी होती है, इन तीनों के इक्वल प्रोपोर्शन से बनी होती है, उसको बोला जाता है लोमी सॉइल। तो इसके लिए लोमी सॉइल होनी चाहिए और पीएच होनी चाहिए 6 से लेके 7, 6 से लेके 7 पीएच होनी चाहिए। ब्रिंजल का याद करो 5.5 से लेके 6.5 मैंने तुम लोगों को बताया था। इस तरीके से रिलेट करते चलोगे तो चीजें याद रहेंगी। एंड दिस इज हाईली सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। क्यों है फ्रॉस्ट से सेंसिटिव? ट्रॉपिकल एरिया में लग रही है भाई, सब ट्रॉपिकल एरिया में लग रही है, ट्रॉपिकल एरिया में लग रही है, सब ट्रॉपिकल एरिया में लग रही है, ट्रॉपिकल एरिया में लग रही है, सब ट्रॉपिकल एरिया में लग रही है। तो ये ठंड को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये ठंड को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ये हाईली सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। ऐसे एरिया जहां पे पाला पड़ता है, ऐसा एरिया जो ठंडा है जहां पे पाला पड़ता है, उस एरिया में चिल्ली सर्वाइव नहीं कर पाता है, उस एरिया में मिर्च जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो हमने सॉइल में क्या बोला? सॉइल में मैंने बोला कि चिल्ली के लिए हमें अच्छी ड्रेनेज चाहिए, अच्छी ड्रेनेज के साथ साथ सॉइल जो है वो लोमी सॉइल होनी चाहिए। और अगर हम पीएच की बात करें तो 6 से लेके 7 पीएच होनी चाहिए। और चिल्ली के लिए एक चीज मेक श्योर मुझे ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि चिल्ली को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लगाया जाता है। ऐसे एरिया ठंड के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब ठंड इनसे ज्यादा सहन नहीं हो पाती है, तो पाले के लिए भी ये सेंसिटिव होते हैं, तो फ्रॉस्ट के लिए भी ये सेंसिटिव कहलाए जाते हैं। अगला आ जाता है सॉइल प्रेपरेशन एंड ट्रांसप्लांटिंग। सॉइल प्रेपरेशन एंड ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है मिट्टी की तैयारी और रोपाई। मिट्टी की तैयारी और रोपाई का क्या मतलब होता है? देखो, मिट्टी की तैयारी और ट्रांसप्लांटिंग में क्या होगा? चिल्ली की हम नर्सरी तैयार करेंगे, चिल्ली के सीड लगाए, इन सीड से जो पौधा आया उसको फिर मेन फील्ड में लगाएंगे, जिसको हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, जिसको बच्चे हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। तो सॉइल को हम, अब देखो मैंने यहाँ पे नर्सरी में इसके सीड को लगाया ताकि यहाँ से सीडलिंग मिल सके। मेन फील्ड को मैं तब तक तैयार करके रखूंगी, उसमें प्लोइंग, उसमें हल जोत के रखूंगी कि जैसे ही नर्सरी में चिल्ली के पौधे तैयार हो जाएंगे, जैसे ही नर्सरी में इस सीड से छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे फील्ड तैयार करके रखती हूँ, तब तक मैं इस फील्ड को, इस भूमि को तैयार करके रखती हूँ, प्लोइंग करके रखती हूँ। तो यहाँ पे यही लिखा गया है ट्रांसप्लांटिंग से पहले। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है जब हम पौधों को नर्सरी से मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, जब हम पौधों को नर्सरी से मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसप्लांटिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग से पहले हमें ये चीज मेक श्योर करनी है, जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस पे हल जोतना पड़ेगा ताकि उसकी टिल्थ अच्छी हो। टिल्थ का क्या मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, बारीक सॉइल होनी चाहिए, ढेल ढेल नहीं बजने चाहिए सॉइल के, बारीक, एकदम बारीक सॉइल होनी चाहिए। तो सॉइल प्रेपरेशन और ट्रांसप्लांटिंग का मतलब हमने जान लिया। ये हर क्रॉप के केस में सेम ही है बच्चे, हर क्रॉप के केस में सेम ही है, ठीक है। चलो अगर हम सीड रेट की बात करते हैं कि कितने बीज हमें डालने पड़ेंगे, कितने बीज हमें डालने पड़ेंगे 1 हेक्टेयर के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम चिल्ली की ओपी वैरायटी का मतलब होता है बच्चे ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी और हाइब्रिड तो मैंने तुम लोगों को बताया। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का मतलब होता है ऐसी वैरायटी, जैसे मैंने यहाँ पे चिल्ली लगाया हुआ है, ऐसी वैरायटी जिसको मैं अलाउ करती हूं तू किसी भी पॉलन के द्वारा पॉलिनेट कर जा। ये बहुत सारे पौधे थे, 1 2 3 4 पौधे हैं, ये मैंने चिल्ली का पौधा लगाया है। तो इस चिल्ली के पौधे में पॉलिनेशन का टाइम हो गया है। ओपी वैरायटी का मतलब होता है ऐसा पौधा जो फ्री है भाई, तुझे जिसके साथ पॉलिनेट करना है तो उसके साथ पॉलिनेट कर सकता है। ये पौधे की अपनी इच्छा है जिसके द्वारा कि ये किसी भी प्लांट के द्वारा पॉलिनेट किया जा सकता है। ये अपनी मन मर्जी का मालिक है कि कोई भी अपनी इच्छा से कोई मुझे पॉलन देना चाहे तो मुझे पॉलन दे दो। तो ओपी वैरायटी का मतलब होता है ओपन पॉलिनेट, फ्री है तू, कि ये पौधा फ्री है, इसको कोई भी पॉलिनेट करके इसको कोई भी पॉलिनेट कर सकता है, उसको कहा जाता है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। और हाइब्रिड वैरायटी का मतलब होता है
अगर ये मेरे पास चिल्ली का पौधा है तो मैं कोई एक स्पेसिफिक पॉलन इसमें डालूंगी, स्पेसिफिक पौधे का पॉलन इसमें डालूंगी, किसी फिक्स पौधे का पॉलन इसमें मैं डालूंगी। तो चिल्ली के केस में ओपी वैरायटी में सीड रेट कितना होगा, 400 से लेके 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और हाइब्रिड के केस में 1 किलो प्रति हेक्टेयर हमने सीड रेट रखना है। और अगर हम शिमला मिर्च की बात करते हैं, अगर हम कैप्सिकम एनम ग्रोसम की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, कैप्सिकम में ओपी वैरायटी का 1.25 और हाइब्रिड वैरायटी का 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना है। सीड रेट तुम लोगों को बेटा पता होने चाहिए, क्योंकि आपका कोर्स ही ये है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। किस तरीके से तुमने मटर लगाना है, किस तरीके से तुमने टमाटर लगाना है, किस तरीके से तुमने चिली लगानी है, किस तरीके से तुमने भिंडी लगानी है, तुम्हारा कोर्स ही ये है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, अगर तुम्हें चिली लगानी है, अगर तुम्हें मिर्च लगानी है, तो मिर्च लगाने के लिए तुमको सीड रेट कितना रखना पड़ेगा, बीज कितना डालना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको कितना बीज डालना पड़ेगा। तो हमने ओपी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी के बारे में यहाँ पे जाना। ओपी वैरायटी का मतलब होता है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का मतलब है ऐसी वैरायटी जो किसी का भी पॉलन ले सकती है। बहुत सारे पौधे हैं, तो इन बहुत सारे पौधे में से किसी का भी पॉलन उड़ के उसके पास आ गया तो वो पॉलिनेट हो जाएगी। पर हाइब्रिड वैरायटी का मतलब होता है ऐसी वैरायटी जिसमें एक स्पेसिफिक पॉलन ही हम डालते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक पौधे का पॉलन हम उसमें डालेंगे, उसको कहा जाता है हाइब्रिड वैरायटी। तो यहाँ पे हमने ओपी वैरायटी के केस में मिर्च में कितना सीड रेट होना चाहिए और ओपी वैरायटी के केस में कैप्सिकम का कितना सीड रेट होना चाहिए, ये चीजें हमने जान ली, ये चीजें बेटा हमने जान ली। चलो आगे, अब कितना हमने मैन्योर डालना है, कितना हमने फर्टिलाइजर डालना है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए, ये चीज भी बच्चे हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो हमने FIM, सबसे पहले मैंने बोला जब हम फील्ड तैयार करते हैं तो हम FIM डालते हैं, और FIM प्लांटिंग से पहले डालते हैं। अभी मैंने ट्रांसप्लांटिंग नहीं की है, अभी मेरे जो चिल्ली के पौधे हैं अभी वो नर्सरी में ही हैं। मैंने फील्ड तैयार करके रखी और उसमें मैं FIM डाल देती हूँ। और FIM डालना कितना होता है, 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का मतलब है 25 टन प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और NPK कितना डालना है बच्चे, 75, 7 से 75 और 50, ये रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। NPK के रेशो हर क्रॉप में बेटा पता होने चाहिए कि नाइट्रोजन 75 kg लगेगा 1 हेक्टेयर के हिसाब से, फॉस्फोरस भी 60 से लेके 75 kg लगेगा एक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और पोटेशियम भी 50 किलो लगेगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये आपको याद होने चाहिए। और कितना यूरिया हमें डालना पड़ेगा ताकि इतना नाइट्रोजन मिले, कितना SSP हमें डालना पड़ेगा ताकि इतना फॉस्फोरस मिले, कितना MOP हमें डालना पड़ेगा ताकि इतना हमें K मिले। ये सारा मैंने तुम लोगों को टमाटर के केस में बताया है किस तरीके से मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में डाले जाते हैं, ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूं। हर क्लास में मैं नहीं बता सकती हूं, मैंने एक बार तुम लोगों को इस पे टाइम लगवा दिया है। तो वहां पे अगर तुम इस क्लास पे डायरेक्टली स्विच हुए हो तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि सीरीज में क्लासेस लगाया करो। डे 1 से जो क्लासेस चली हुई हैं उन क्लासेस को पहले लगाया करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिए, अब हम बस फैक्चुअल डाटा पे आए कि अच्छा इसमें इतना सीड रेट चाहिए, इसमें इतना मैन्योर चाहिए, क्यों इतना मैन्योर चाहिए, बेसल डोज क्या होता है, टॉप ड्रेसिंग क्या होता है, ये हम सारी बातें कल कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला FYM 25 टन चाहिए, 25 टन प्रति हेक्टेयर, 25 टन प्रति हेक्टेयर FIM चाहिए, और NPK 75 और कितना चाहिए, 50 चाहिए। NPK कितना चाहिए, 75 और 50 kg प्रति हेक्टेयर चाहिए। अब देखो अप्लाई फुल FPM, देखो अब देखो FIM तो हमने पूरी डोज डालनी है एक ही बार, 25 टन प्रति हेक्टेयर FYM मैंने एक ही बार में डाल दिया। अब और फॉस्फोरस और K, यूजुअली हम क्या करते हैं, FYM, फॉस्फोरस और पोटेशियम को की फुल डोजेस देते हैं, और नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट्स में डाला जाता है, या नाइट्रोजन की 2 स्प्लिटिंग की जाती है। एक डोज इनके साथ दी जाती है, नाइट्रोजन की आधी डोज नाइट्रोजन की इनके साथ दी जाएगी, और रिमेनिंग आधी 30 दिन बाद दी जाती है ट्रांसप्लांटिंग के। रिमेनिंग आधी डोज 30 दिन बाद दी जाती है एज अ टॉप ड्रेसिंग ट्रांसप्लांटिंग के। ये सेम चीज टमाटर में भी मैंने आपको बताई थी,
ये सेम चीज मैंने आपको ब्रिंजल के केस में भी बताई थी और अब मैं सेम चीज आपको चिल्ली के केस में भी बता रही हूं कि बेसल डोज का क्या मतलब होता है और टॉप ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है। बेसल ड्रेसिंग डोज का मतलब मैंने बोला था जब सीड के जर्मिनेट होने से पहले, सीड के सो होने से पहले और ट्रांसप्लांटिंग से पहले जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में सॉइल को देती हूं उसको बेसल डोज कहा जाता है। और टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जब आपका पौधा है, ट्रांसप्लांटिंग के बाद जब सीड जर्मिनेट कर जाता है, जब हमारी फील्ड में पौधा है, उस टाइम पे जो मैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सीड को प्रोवाइड कर रही हूं उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है बच्चे टॉप ड्रेसिंग। उसको कहा जाता है टॉप ड्रेसिंग। तो हमेशा हम ये चीज मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम क्रॉप के केस में हम ये चीज करते हैं कि फुल डोज FYM की दे देते हैं, P की दे देते हैं, K की दे देते हैं और आधी डोज N की देते हैं। और रिमेनिंग आधी डोज कब दी जाती है? आफ्टर 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग रिमेनिंग हाफ डोज दी जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तीनों, अभी तक 3 क्रॉप हमारी हो गई हैं, तो तीनों के केस में मैंने तुम लोगों को सेम सिनेरियो बताया। तीनों के केस में मैंने आप लोगों को सेम सिनेरियो बच्चे बताया हुआ है। ओके, चलो तो ये हो गया बच्चे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये हो गया मैन्योर और फर्टिलाइजर की कितना मैन्योर हमने डालना है, कितना NPK हमने चिल्ली के केस में डालना है। अरे कहाँ अटक रही है वायर? कितना NPK हमने चिल्ली के केस में डालना है। ठीक है, चलो अब देखो, अब आ जाता है आगे इंटरकल्चरल और वीड कंट्रोल। इंटरकल्चरल ऑपरेशंस एंड वीड कंट्रोल अगला आ जाता है। निंदाई, गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण। अब इंटरकल्चरल ऑपरेशन का मतलब भी मैंने तुम लोगों को बताया था, अब हर क्लास में मैं बताने नहीं वाली हूँ। इंटरकल्चरल ऑपरेशन में हम हैंड वीडिंग करेंगे, हाथ से वीडिंग करेंगे। किससे वीडिंग करेंगे? हाथ से वीडिंग करेंगे। हाथ से अगर हम वीडिंग करते हैं तो हमें, अरे हैंड वीडिंग है 20 to 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। हम हाथ से वीडिंग करेंगे। जैसे ही मैंने नर्सरी से पौधों को शिफ्ट किया मेन फील्ड में, जैसे ही मैंने नर्सरी से मेन फील्ड में पौधों को शिफ्ट किया, उसके ट्रांसप्लांटिंग के महीना बाद मुझे वहां पे वीडिंग करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांटिंग के 20 या 40 दिन बाद मुझे उसमें से घास निकालना पड़ेगा। अगर मुझे ट्रांसप्लांटिंग मैंने किया हुआ है तो मुझे हाथ से वीडिंग करनी पड़ेगी। मुझे हाथ से वीडिंग करनी पड़ेगी। अगर मुझे हाथ से वीडिंग नहीं करनी है तो मैं केमिकल कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, मतलब केमिकल का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ, केमिकल रसायन का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ घास को नियंत्रित करने के लिए, वीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं घास का इस्तेमाल केमिकल्स का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ, जैसे एलाक्लोर, जैसे पेंडीमेथिलिन। कितना क्वांटिटी डालनी है? 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर, 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर हमने एलाक्लोर और पेंडीमेथिलिन एज अ वीडीसाइड और हर्बिसाइड डालना है। रसायन में हमें एलाक्लोर और पेंडीमेथिलिन का नाम याद रखना है कि अगर हमें मिर्च में कोई रसायन से घास को नियंत्रित करना है, खरपतवार को नियंत्रित करना है, तो हमने एलाक्लोर और पेंडीमेथिलिन को डालना है। हमने एलाक्लोर और पेंडीमेथिलिन को वीड कंट्रोल करने के लिए डालना है, वीड कंट्रोल करने के लिए डालना है। अब आगे क्या है? आगे आ जाता है बच्चे इरिगेशन। आगे आ जाता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई। अब हम सिंचाई करेंगे। अब ऑब्वियसली मिर्ची जो है वो गर्म इलाके में लगती है, तो हमें हर 3 से लेके 4 दिन के इंटरवल के बाद पानी देना पड़ेगा। हमें हर 3 से लेके 4 दिन के गैप के बाद पानी देना पड़ेगा। अब देखो क्रिटिकल स्टेजेस क्या हैं? क्रिटिकल स्टेजेस का मतलब होता है ऐसी स्टेजेस जहां पे पानी हमने देना ही देना है, ऐसी स्टेजेस जहां पे हमने पानी देना ही देना है, हमने स्किप नहीं करना है। उन स्टेजेस पे तो हमें पानी देना ही देना है। तो ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस है? ब्लूमिंग, फ्रूट सेट और फ्रूट डेवलपमेंट। ब्लूमिंग का मतलब होता है फ्लावरिंग। जब मिर्च के पौधे में फूल आना शुरू होंगे उस स्टेज पे पानी देना ही देना है। जब मिर्च का फ्रूट बनना शुरू होगा उस स्टेज में पानी देना ही देना है। जब प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है फ्रूट की उस स्टेज में पानी देना ही देना है। स्किप नहीं करना है, आलस नहीं करना है पानी देने में। अगर तुम पानी देने में आलस करोगे तो अल्टीमेटली वो आपके चिल्ली के फ्रूट प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा।
चिल्ली में उत्पादन को अफेक्ट करेगा। अच्छी चिल्ली नहीं बनेगी, ज्यादा यील्ड हमें नहीं मिलेगी, ज्यादा उपज हमें नहीं मिल पाएगी। तो एक अच्छे क्रिटिकल स्टेज पे पानी देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चे। क्रिटिकल स्टेजेस पे पानी देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलो चलो पूरा कर ही लेते हैं इसको कि अगली क्लास में करें। अगली क्लास में करते हैं यार, थक गई हूं मैं, आज मेरी मैराथन क्लास भी थी। ठीक है, चलो तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का चैप्टर। ठीक है, आज तुम लोग वीडियो देख नहीं रहे हो, कोई इंटरेस्टेड है नहीं, तो मे बी मैं कुछ ही लेक्चर्स करवाऊं, कुछ ही लेक्चर्स और करवाऊं इसके, मतलब कुछ क्रॉप और करवाऊं, उसके बाद मे बी वाइंड अप कर दे हम कोर्स, देखते हैं जो होता है, जिस हिसाब से रिस्पॉन्सेज आते हैं। चलो तो या कहाँ थी मैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। देखो अब समझने वाला चीज़ पहले वाले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डेफिनेशंस जान गए, कॉन्सेप्ट जान गए। अब तुमको हर क्रॉप का चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। चिल्ली में कितनी उपज होती है, चिल्ली में कितना सीड रेट होता है, चिल्ली में कौन से वीड कंट्रोल के लिए केमिकल डाले जाते हैं, वो आपको क्रैमिंग वाला पोर्शन है, वो पूरा का पूरा क्रैमिंग वाला पोर्शन है, वो आपको क्रैम करना पड़ेगा। तो मेरी मानिए डेली जैसे क्लासेस लग रही है तो क्लासेस के हिसाब से स्केड्यूल बना लो अपना और पढ़ना शुरू कर दो और रिलेट करके चीज़ें पढ़ो। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि किस तरीके से अगर तुम पढ़ते हो तो चीज़ें रिटेन रहेंगी तुमको, कि टेबुलर फॉर्म में बनाओ। एक पूरे चार्ट पे जितनी भी तुमको क्रॉप है, इंपॉर्टेंट क्रॉप को पूरा लिख डालो, रिलेट करके उनको लिखो। ठीक है, इस तरीके से बच्चे याद रहेंगी चीजें, अदरवाइज नहीं याद रहेंगी। ऐसे आसान लगता है बट अदरवाइज भूल जाता है, सब चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, चलो तो हाँ, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो, आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके सीनियर कोई भी आपके नोन में सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहा है, यूपी कैटेट की तैयारी कर रहा है और बीएससी सेमेस्टर में है, तो आप हमारे चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम ऑलरेडी क्लासेस चल चुकी हैं, ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस हो चुकी हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए और यूपी कैटेट एग्जाम के लिए, और सेमेस्टर की तो चल ही रही हैं। ठीक है, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो बच्चों। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, चिल्ली हम कंप्लीट करेंगे। यही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तुम्हारी कैप्सिकम की भी है, अगर कैप्सिकम का तुमसे पूछा जाए तो यही सारी चीजें आप लोग लिखोगे। और आगे हम फिर कोई और क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ओकरा के बारे में मे बी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चिल्ली को कंप्लीट करके आगे नेक्स्ट क्रॉप हम शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।